हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में, जहां पर आपको उत्तराखंड से रिलेटेड को टॉपिक को कवर करा जा रहा है। यहां पर आपका चल रहा था उत्तराखंड का इतिहास। पिछले कुछ दिनों में क्या था कि उत्तराखंड की कुछ क्लासेस नहीं हो पाई हैं। अब जो है क्लासेस रेगुलर चलाई जाएंगी। तो हमारा चल रहा था उत्तराखंड के इतिहास में उत्तराखंड का प्राचीन काल में हमारा कुलिंद वंश हमने स्टार्ट कर दिया था। पिछली कक्षा में मैंने कुलिंद वंश के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया है। आज कुलिंद वंश को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो कुलिंद वंश के बाद में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे उत्तराखंड में वंशज के शासन करा है, जिसमें पहला जो वंश आता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पहला राजनीतिक शक्ति है। छोटे छोटे कुछ ना कुछ रहे होंगे। इसमें क्या है, सबसे जो पहली राजनीतिक शक्ति थी वो थी कुलिंद वंश। कुलिंद वंश का मैंने बताया था आपको टाइम पीरियड। कुलिंद वंश जो थे 1500 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक रहे हैं। तो ये जो थे यहाँ पर आपके प्रारंभिक कुलिंद थे और ये लास्ट वाले कुलिंद थे। हम जो पढ़ेंगे उत्तराखंड के इतिहास में, यहाँ पर आपके क्या थे, प्रारंभिक कुलिंद थे। तो प्रारंभिक कुलिंद जो थे 1500 से 900 तक थे, और बीच वाले जो मध्यकाल के कुलिंद थे वो 900 से आपके 200 ईसा पूर्व तक थे। और यहाँ पर जो आते हैं आपके यूके में जो कुलिंद शासन होता है वो आता है आपका 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। तो 300 ईस्वी तक ये जो आपके कुलिंद हैं, ये उत्तराखंड में शासन करने वाले कुलिंदों की बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये जो 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक है, ये हमारा है कुलिंद वंश के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कुलिंद, क्योंकि 1500 ईसा पूर्व बहुत पुराना, यानी कि ये लगभग जैसे पहली शताब्दी से बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड, जैसे 1500 से ईसा पूर्व से लेके ईस्वी तक रहे हैं। तो सोच सकते हैं कितना लंबे समय तक इन्होंने क्या करा है, शासन करा है। तो यहाँ पे हमारे जो कुलिंद वंश है ये क्या है, इसको क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, प्रथम राजनीतिक शक्ति। तो क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी। तो प्रथम राजनीतिक शक्ति जो थी वो थी कुलिंद वंश, यानी कि कुलिंद वंश के शासक जो थे वो थे प्रथम। तो यहाँ पे बहुत सारे वंशज आते हैं, जिसमें आपका योद्धे हो गए, पौरवन वंश हो गए, पौरव वंश हो गए, चंद वंश हो गए, पवार वंश हो गए। तो सबसे पहले जो राजनीतिक शक्ति आई थी वो कौन थी, कुलिंद। इसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसमें आपका कुलिंद वंश में सबसे पहले आता है कि कुलिंद वंशों के बारे में जानकारी, कि इनकी जानकारी कहाँ से मिली, किन किन स्रोतों से हमें कुलिंद वंश के बारे में पता चला। तो कुलिंद वंशों के बारे में जो है दो तरह से हमें पता चला है। एक होता है पुरातात्विक स्रोतों से और दूसरे होते हैं साहित्यिक। पुरातात्विक यानी कि वह कहीं ना कहीं से प्रमाण मिले हैं किसी पुरातात्विक काल से रिलेटेड, तो वहाँ पर आपके मिले हैं। और एक है साहित्यिक रूप में, यानी कि साहित्यिक रूप में कुछ बना हुआ है, साहित्य से रिलेटेड है, तो वहाँ पर भी आपको कुलिंद वंश के बारे में जानकारी मिली है। सबसे पहले मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया था, वहाँ बताया था आपको महाभारत काल से। तो महाभारत काल में क्या कहा गया था, इन्हें पुलिंद कहा गया था। ये महाभारत काल में सुबाहु बताया था, सुबाहु। तो एक तो हमारा यहाँ पे फैक्ट निकल जाता है कि सबसे पहले जो है कुलिंदों, यानी कि कुलिंदों को पुलिंद कहा जाता था। तो वहाँ पर सबसे पहले जो है कि इसका वर्णन किया गया है कुलिंद, यानी कि कुलिंद वंश के बारे में चर्चा की गई है। और वहाँ का उस समय का जो राजा था वो कौन था, सुबाहु। तो वो जो 1500 ईसा पूर्व था ना, वो ही महाभारत काल का था। तो महाभारत काल में जो था 1500 ईसा पूर्व था, उस समय क्या था, राजा कौन था, सुबाहु था। और सुबाहु ने जो थी कुलिंदों की राजधानी क्या बनाई थी, कालकूट बनाई थी। उस समय कालकूट ये उत्तराखंड वाला क्षेत्र था, जिसमें आपका ये जो पौड़ी गढ़वाल है, श्रीनगर, वो आ जाता है। तो श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में आते हैं, कालकूट कहा जाता है। तो यहाँ पे स्रोत के बारे में बात करेंगे। तो कुलिंदों के बारे में स्रोत कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो दो तरह से स्रोत प्राप्त हुए हैं। कुलिंदों के बारे में पता चलता है, पहला होता है कि कुलिंदों के पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, और दूसरे होते हैं साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत।
तो पुरातात्विक स्रोत क्या हुए और साहित्यिक स्रोत क्या हुए। पुरातात्विक यानी कि बहुत पुराने वाले, जो पुरातात्विक से आप पुराना याद कर सकते हैं, तो वहाँ पे जो है आपके बहुत ही प्रारंभिक काल के जो होंगे, प्रारंभिक पुरातात्विक पुराना, इससे रिलेटेड ये सारे आपके किस में आ जाएंगे, जिसमें रामायण आ जाएगी, आपके महाभारत काल आ जाएगा, और आपके कुछ पुराण हैं वो आ जाएंगे। तो इसमें क्या है, कुलिंदों के बारे में चर्चा हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर जो है महाभारत 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 के वन पर्व, किसमें, महाभारत के वन पर्व में किसके बारे में चर्चा हुई है, कुलिंदों के। और वहाँ इन्हें क्या कहा गया है, वहाँ पर भी इन्हें पुलिंद कहा गया है, वहाँ पर इन्हें पुलिंद कहा गया है। दूसरा आता है रामायण, रामायण के विष्किंधा कांड, विष्किंधा कांड, बहुत सारे कांड होते हैं उसमें, मतलब अलग अलग भाग जो होते हैं। तो उसके विष्किंधा कांड में क्या है, कुलिंदों के बारे में चर्चा हुई है। तीसरा आपका आता है पुराण, पुराण पुराण में आपके एक हो जाएगा आपका मार्कंडेय पुराण, मार्कंडेय पुराण और विष्णु पुराण। इसमें क्या कहा गया है, कुलिंदों को कहा गया है कुलिंदो पतकना, इनको कहा गया है कुलिंदो पत्यकना। ये थोड़ा अजीब सा है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, कुलिंदो पतकना, कुलिंदो पतकना। तो कुलिंदो पतकना किसमें कहा गया है, पुराण में कहा गया है, जिसमें आपका मार्कंडेय पुराण और विष्णु पुराण आता है। ये कहा गया है कुलिंदों के बारे में, कुलिंदो पतकना कहा गया है वहाँ पर इनको। और इससे आगे जब बढ़ते हैं तो हमारी कुछ रचनाएं आ जाती है, जिसमें हमारी आ जाती है पाणिनि की अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किसकी रचना है, पाणिनि की रचना है, पाणिनि की रचना है। तो यहाँ पे कुलिंदों के बारे में चर्चा हुई है। और एक और आ जाते हैं आपके वृहत संहिता, वृहत संहिता ये किसकी है, ये है 12 मिहिर, ये 12 मिहिर की रचना है। तो ये जो पुरातात्विक स्रोत हैं, इसमें क्या पता चलता है, कुलिंदों के बारे में पता चलता है। सबसे पहले हमारा महाभारत काल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या था, जो राजा था इस समय, जो राजा था वो कौन था, राजा था यहाँ पर कुलिंदों का, वो क्या था, सुबाहु था, सुबाहु क्या था, यहाँ पर राजा था। और राजधानी क्या बनाई थी इस समय जो थी राजधानी बनाई थी, वो बनाई थी कालकूट को। तो ये जो महाभारत काल में था, सुबाहु क्या थे उस समय, कुलिंद वंश के राजा थे। और वहाँ पर जो राजधानी थी वो कालकूट थी। कालकूट वाला क्षेत्र जो आता है श्रीनगर, यानी कि श्रीनगर किसमें है, पौड़ी गढ़वाल में। तो श्रीनगर वाले क्षेत्र क्या आता था उस समय, कालकूट कहा जाता। तो इनकी जो प्रारंभिक राजधानी है वो क्या है, कालकूट है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कुलिंदों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। तो प्रारंभिक राजधानी कालकूट। सबसे पहला राजा कौन था, सुबाहु था। ये कौन था, कुलिंद का सबसे पहला राजा था, सुबाहु था। तो और इनका धर्म क्या था, धर्म जो था, इनका धर्म जो था वो शैव धर्म था, शैव धर्म यानी कि शैव धर्म को मानते थे, शिव की आराधना करते थे, यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती थी। तो ये थी कुलिंदों के पुरातात्विक स्रोतों में, जहाँ पे आपका रामायण के विष्किंधा कांड एक बार देख लेते हैं। महाभारत में, रामायण में, पुराण में, अष्टाध्यायी में और वृहत संहिता में किसके बारे में चर्चा की गई है, कुलिंदों के बारे में चर्चा की गई है। महाभारत के वन पर्व में इन्हें पुलिंद कहा गया है। राजा इस समय कौन था, सुबाहु था। उनकी राजधानी क्या थी, कालकूट थी। और धर्म किसको मानते थे, शैव धर्म को मानते थे। पुराण के मार्कंडेय पुराण में इन्हें क्या कहा गया है, मार्कंडेय विष्णु पुराण में इन्हें कुलिंदो पतकना कहा गया है। और अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी में कुलिंद के बारे में चर्चा हुई है। 12वीं की वृहत संहिता में कुलिंदों के बारे में, यानी कि कुलिंद वंश के बारे में चर्चा की गई है। इससे आगे अगर हम साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं, तो साहित्यिक स्रोत में हमारे कुछ क्या होते हैं,
शिलालेख आ जाते हैं, अभिलेख आ जाते हैं और सिक्के आ जाते हैं। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें क्या है साहित्य से रिलेटेड है। तो हमारा जो है कालसी शिलालेख, कालसी शिलालेख ये किसका बना है? अशोक का शिलालेख है, कालसी शिलालेख है। तो अशोक का शिलालेख है, तो कालसी शिलालेख है। और अशोक क्या था? एक मौर्य शासक था। तो जो ये था अशोक मौर्य शासक था। इसमें ये इससे पता चलता है कि ये क्या थे? मौर्यों के अधीन थे, मौर्यों के अधीन। ये क्या थे? मौर्यों के अधीन थे। और इसमें इनके क्षेत्र को, जो कुड़िंद वंश थे, इनके क्षेत्रों क्या गया है? अप्रांत कहा गया है। कुड़िंद वंश के क्षेत्र को क्या गया है? क्षेत्र को कहा गया है अप्रांत। क्षेत्र को कहा गया है अप्रांत। और इन्हें कहा गया है पुलिंद। यहाँ पर भी इनको पुलिंद ही कहा गया है, यहाँ पर भी इनको पुलिंद ही कहा गया है। तो ये देख सकते हैं कालसी शिलालेख में। तो यहाँ कालसी शिलालेख में इन्हें पुलिंद कहा गया है और क्षेत्र को अप्रांत कहा गया है। कुड़िंद वंश के बारे में ही है। तो ये कालसी शिलालेख में इसमें क्या है? इसके बाद आता है भरहुत शिलालेख। भरहुत शिलालेख ये कहाँ पर है? भरहुत शिलालेख नहीं, अभिलेख है। भरहुत अभिलेख ये है एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। और 4 अभिलेख है यहाँ पर। 4 कितने हैं? 4 अभिलेख हैं। और इसमें भी इसके बारे में चर्चा की गई है, कुड़िंदों के बारे में चर्चा की गई है। और तीसरा जो है वो है मथुरा अभिलेख। मथुरा अभिलेख मथुरा अभिलेख कहाँ है? यूपी में है। इसमें भी किसके बारे में चर्चा की गई है? ये भी कुड़िंदों का। यूपी कहाँ है? यूपी जो है हमारा पहले उत्तराखंड जो था यूपी का क्षेत्र था। बाद में उससे 9 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ। तो यूपी में जो है मथुरा में यहाँ पर कुड़िंदों के बारे में अभिलेख में चर्चा की गई है। मथुरा अभिलेख, भरहुत अभिलेख में चर्चा की गई है, कालसी शिलालेख में चर्चा की गई है। तो ये इतने हो गए। और लास्ट जो आता है यहाँ पर सिक्के आते हैं। कुछ सिक्के होते हैं जिसमें कुड़िंदों के बारे में चर्चा की गई है। और ये सिक्के हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं? ये सिक्के हमें कत्यूर घाटी से मिले हैं। और यहाँ पे जुमाड़ी गांव से मिले हैं। जुमाड़ी गांव से मिले हैं। जुमाड़ी गांव से मिले हैं। बत्यूर घाटी से मिले हैं। और देवडुंगा से मिले हैं। देवडुंगा से मिले हैं। तो और भी क्षेत्र हैं यहाँ जहाँ पर क्या मिले हैं, इनके बारे में चर्चा की गई है, यानी कि मिले हैं, जिनसे हमें क्या पता चलता है? कुड़िंदों के बारे में पता चलता है कि कुड़िंद वंश की शासन व्यवस्था कौन थी, वहाँ के शासक कौन कौन थे, उनकी क्या क्या प्रणाली रही है और कौन कौन से शासक रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो यहाँ पर क्या है? सिक्के हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिक्के हैं। तो कुड़िंदो कालीन के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिक्के हैं, जिसमें इन्होंने 3 प्रकार के सिक्के चलाए थे। 3 प्रकार के सिक्के में अमोघ बुद्धि प्रकार के सिक्के आ जाते हैं, और आपके अल्मोड़ा प्रकार के आ जाते हैं, और एक और जो होता है 3600 प्रकार के होते हैं। ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। तो ये हमारे क्या थे? साहित्यिक स्रोत हैं और ये पुरातात्विक स्रोत हैं। तो एक बार देख लेते हैं कुड़िंद वंश के बारे में। सबसे पहले क्या हुआ था कि किन किन चीज़ों से हमें कुड़िंद वंश के बारे, शासकों के बारे में पता चलता है कि हाँ किस प्रकार का वहाँ का शासन प्रशासन था और शासक रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा महाभारत, रामायण, पुराण, अष्टाध्यायी और व्रत संहिता से हमें पुरातात्विक स्रोतों से हमें कुड़िंदों के बारे में जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो कालसी शिलालेख, भरहुत शिलालेख, मथुरा और सिक्कों से प्राप्त होती है। वन पर्व में इन्हें पुलिंद कहा गया है। राजा सुबाहु था और इनकी प्रारंभिक राजधानी जो थी कालकूट थी, और ये शैव धर्म को मानते थे। मार्कंडेय पुराण और विष्णु पुराण में इन्हें कुलिंद को पतकना कहा गया है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में इनके बारे में चर्चा की है। वाल्मीकि की व्रत संहिता में की गई है। और दूसरे साहित्यिक स्रोत की बात करें तो शिलालेख जो है, कालसी शिलालेख जो कहते हैं, कालसी शिलालेख देहरादून वाले क्षेत्र में पड़ता है ये। तो ये कालसी शिलालेख में क्या है? अशोक ने बनाया था, और अशोक क्या था? एक मौर्य शासक था। तो इससे पता चलता है कि जो मौर्य के अधीन थे वो कुड़िंद थे। तो मौर्य का अधीन कौन, किसका
कौन से वंश रहे हैं, पुलिंद यानी कि कुलिंद रहे हैं। और इनको उनके क्षेत्र को क्या कहा जाता था, अप्रांत कहा जाता था। ये इन्हीं के अधीन काम करते थे मतलब। और इनको पुलिंद कहा जाता था उस समय। और भरहूत अभिलेख जो एमपी में है वहाँ इनके बारे में चर्चा हुई है, मथुरा में। और सिक्के जो हैं, सिक्के के बारे में जिसमें आपके अल्मोड़ा प्रकार के, अमोघबुद्धि प्रकार के और छत्तीसगढ़ प्रकार के सिक्के हैं। अब ये सिक्के मिले कहाँ कहाँ से हैं, आपकी कत्यूर घाटी से मिले हैं, ये अल्मोड़ा में है, देवडूंगा से मिले हैं, कत्यूर घाटी से मिले हैं, जुमाड़ी गांव से, ये सब जगह से क्या मिलते हैं यहाँ पर, ये इसके बारे में सिक्के प्राप्त होते हैं। एक और होता है यहाँ पर आपके जो है वेहट से भी मिले हैं। वेहट कहाँ है, वेहट से भी प्राप्त हुए। वेहट जो है वो सहारनपुर में है, सहारनपुर यानी कि यूपी में है। तो यहाँ से भी सिक्के प्राप्त होते हैं कुलिंदों के बारे में। तो इतना तो आपको आ गया होगा, एक बार देख लेना। फिर अभी आगे की ओर बढ़ते हैं कि कुलिंदों के बारे में, कि कौन कौन से शासक रहे हैं, कौन कौन से शासकों ने अपने अपने सिक्के चलाए, और इनके बारे में थोड़ी और जानकारी देखते हैं। तो अब देखते हैं एक बार कि कुलिंदों का जो था, कुलिंदों का मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि ये जो इनका क्षेत्र रहा था, वो जो हम जो इस समय का पढ़ रहे हैं, उस समय इनका क्षेत्र क्या था, नेपाल वाला क्षेत्र था। और यहाँ पे उत्तराखंड वाला क्षेत्र हो गया, हिमाचल प्रदेश यानी कि हिमालय क्षेत्र हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे जो है उत्तराखंड वाला क्षेत्र है, उत्तराखंड से नीचे यूपी का। तो ये यूपी, और तो हम इस तरह से देखें तो यहाँ पर आपका जो होता है ये हिमालय कुलिंदों का राज्य विस्तार जो है हिमालय से लेकर वेहट और यहाँ पर आपका काली नदी से लेकर पश्चिमी नेपाल था, वो काली नदी से लेकर सतलुज नदी तक, सतलुज नदी, काली नदी। तो अगर आ जाता है कि राज्य विस्तार कैसा था, तो कुलिंदों का राज्य विस्तार कैसा रहा, तो कुलिंद वंश का जो राज्य विस्तार रहा वो हिमालय से लेकर वेहट तक और काली नदी से लेकर सतलुज नदी तक रहा था। ये सहारनपुर में आता है, सहारनपुर वाले क्षेत्र में आता है। ये जो आता है आपका सहारनपुर वाले क्षेत्र में आता है। तो कुलिंदों का राज्य विस्तार जो रहा है वो रहा है हिमालय से लेकर वेहट तक, काली नदी से सतलुज तक। तो इतना कुलिंद विस्तार रहा है, जिसमें आपका आ जाता है एचपी आ जाता है, और यहाँ पे यूके और यूपी आ जाता है, और यहाँ पर आपका पूर्वी जो आपका पश्चिमी नेपाल है वो नेपाल आ जाता है, नेपाल वाला क्षेत्र आता है। तो ये हो गया आपका कुलिंदों का राज्य विस्तार। अब चलते हैं आगे की ओर कि कुलिंदों के बारे में क्या है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो यहाँ पर है सिक्के। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि पहली जो राजनीतिक शक्ति थी वो कौन थी, कुलिंद वंश थी। कुलिंद वंश में सबसे पहले हमारे स्रोत देखे गए, स्रोत में हमने क्या करा था, एक पुरातात्विक स्रोत मिले हैं और दूसरे साहित्यिक स्रोत मिले हैं, जिससे हमें कुलिंद वंश के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। जिसमें पुरातात्विक स्रोतों में क्या थे, आपके महाभारत, रामायण, पुराण और व्यास संहिता और अष्टाध्यायी, इनसे हमें क्या है कुलिंद वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। महाभारत के वन पर्व में कुलिंदों को पुलिंद कहा गया था। उन राजा क्या था, सुबाहु था, और राजधानी थी कालकूट, और शैव धर्म को मानते थे। ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया परीक्षा की दृष्टि से। फिर आपका आ जाता है रामायण में जो है किष्किंधा कांड में क्या कहा गया है, इनको किष्किंधा कांड में कुलिंदों के बारे में चर्चा की गई है। पुराण की बात करें तो कुलिंदो पतकहना कहा गया है इन्हें विष्णु पुराण और मार्कंडेय पुराण में। व्रत संहिता में जो व्रत संहिता है वो किसकी है, व्रत संहिता है वाल्मीकि की, उसमें क्या है कुलिंदों के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हुई है, और अष्टाध्यायी में भी कुलिंदों के बारे में चर्चा हुई है। तो फिर चलते हैं अब यहाँ साहित्यिक स्रोत में क्या कहा गया था। साहित्यिक स्रोत में आप 4 चीज़ें याद रखेंगे, शिलालेख, 2 अभिलेख हैं, और फिर एक है आपका सिक्के। और जो शिलालेख है वो क्या है, जो शिलालेख है वो कालसी का है। तो कालसी शिलालेख हो गया आपका, मथुरा जो भरहूत अभिलेख है, ये सारे आपको कुलिंदों के बारे में चर्चा की गई है, यहाँ पे आपको पता चलता है। और जो सिक्के हैं उनसे आपको पता चलता है। और ये सिक्के कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं,
आपकी कत्यूरी घाटी से प्राप्त हुए हैं, बत्तियूर से प्राप्त हुए हैं, और कुछ कुछ जो है वेहट से भी प्राप्त हुए हैं, देवडूंगा से प्राप्त हुए हैं, जुमाड़ी गांव से प्राप्त हुए हैं, ये सारे सिक्के हैं। अब चलते हैं कि कुड़िंद थे, कुड़िंद कालीन क्या थे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिक्के थे। और उस समय बहुत सारे राजा रहे हैं, क्योंकि शासन जो है कुड़िंद वंश का बहुत लंबे समय तक रहा है, तो बहुत सारे राजाओं ने शासन किया है। तो जो हमें कुछ कुछ जो लास्ट स्टेज जो उत्तराखंड में शासन करने वाले शासक है उनके नाम के बारे में भी यहाँ कुछ शासकों का नाम का पता चलता है, यानी कि कुछ कुछ जो है इम्पोर्टेंट यहाँ पे शासक ने शासन करा है। तो हम देख लेते हैं एक बार कुछ शासकों के नाम। कुड़िंदकालीन शासक, कुड़िंद शासक, कुछ कुछ शासकों के नाम हमें कैसे प्राप्त हुए हैं, कुछ कुछ शासकों के नाम जो है, जैसे किसी शिलालेख में किसी शासक का नाम लिखा था, अभिलेख में लिखा था, और कुछ सिक्के जैसे आए थे, जो सिक्के चले थे उनमें शासकों के नाम छापे गए थे। तो जो शासकों के नाम वहाँ पे छापे गए हैं, वहाँ से हमें पता चला कि यहाँ की ये शासकों का शासन रहा है। तो जो हमें सिक्कों में शासकों के नाम मिले हैं वो क्या कौन कौन से हैं, ये आपका जो होता है कि कौन कौन से शासकों के नाम के बारे में हमें पता चलता है। विषदेव, विषदेव, अग्रराज, घनभूति फर्स्ट, घनभूति सेकंड, अमोघ भूति। ये कुछ शासक हैं जिनके बारे में नामों के बारे में सिक्कों में छापा गया है या फिर उनके शिलालेख में इनके नाम मिलते हैं। तो जो कुड़िंदकालीन जो शासक थे वो था विषदेव, अग्रराज, घनभूति फर्स्ट, घनभूति सेकंड, अमोघ भूति। विषदेव, अग्रराज, घनभूति सेकंड, घनभूति फर्स्ट, घनभूति सेकंड और अमोघ भूति। तो सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली शासक था वो था अमोघ भूति, सबसे शक्तिशाली शासक। तो जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक था वो था अमोघ भूति, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है अमोघ भूति, क्योंकि अमोघ भूति प्रकार की क्या है मुद्राएं भी हैं। तो वहाँ जो अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं हैं वहाँ अमोघ भूति का नाम देखा गया, उनके कुछ लेख देखे गए, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि अमोघ भूति जो था सबसे शक्तिशाली शासक था। तो अमोघ भूति यहाँ पर आपका शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त, भगवत, शिवपालित, छत्तेश्वर, और यहाँ आपका हो जाएगा भानु, और ये हो गया आपका रावण। ये कुछ शासकों के नाम जो हैं वो देखे गए हैं कुड़िंदकालीन मुद्राओं में, कुड़िंदकालीन अभिलेख जो शिलालेख अभिलेखों में इनके नाम की चर्चा हुई है। तो एक बार देख लेते हैं, याद करने का ये अच्छा तरीका है। विषदेव, अग्रराज, घनभूति फर्स्ट, घनभूति सेकंड, अमोघ भूति, शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपालित, छत्तेश्वर, भानु, रावण। तो इस तरह से अच्छे से याद कर सकते हैं, जैसे विषदेव, अग्रराज, घनभूति फर्स्ट, घनभूति सेकंड, अमोघ भूति, शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त, भानु, रावण, ये आपके हो जाए छत्तेश्वर। तो यहाँ पर जो छत्तेश्वर है यहाँ पे भी क्या है, ये मुद्रा से प्राप्त हुआ है, ये भी मुद्रा से प्राप्त हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर आपका अमोघ भूति भी इम्पोर्टेंट है।
बाकी याद कर सकते हैं। और जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं या कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो वहाँ पे क्या है कि कुछ लेख, मतलब नाम तो इनके प्राप्त हुए हैं, लेकिन वो क्या है कुछ कुछ लेखों के रूप में है कि कौन कौन, मतलब उनको कुछ नाम को अजीब सा करके, मतलब ऐड करके वहाँ पे लिख दिया गया है। जैसे कुछ लेख लिख देते हैं, तो अमोघ भूति से, जैसे महाराजस, तो वहाँ पे जो कुड़िंदकालीन जो सिक्के मिले हैं उनमें क्या है बहुत सारे लेख लिखे गए हैं मुद्राओं में। तो पहले हम बात कर देते हैं मुद्राओं की। जब हम मुद्राओं की बात करेंगे उसके बाद क्या है उन पे जो लेख लिखे गए हैं उनमें वो सारे लेखों को, टॉपिक को वहाँ कवर कर देंगे। तो ये सारे हो जाएंगे कुड़िंदकालीन शासक। कुड़िंदकालीन शासक में सबसे पहले शासकों के नाम है वो है विष्णुदेव अग्रराज घनभूति फर्स्ट, घनभूति सेकंड, अमोघ भूति विष्णुदेव, शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त। अगर इतना याद कर लो और फिर नीचे का याद कर लो तो आराम से ये शासकों के नाम है। विष्णुदेव अग्रराज घनभूति फर्स्ट, ये जो नाम है वो एक जैसे हैं। फिर अमोघ भूति, तो ये 3 नाम तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। और दूसरे जो ऊपर के नाम है वो विष्णुदेव अग्रराज घनभूति फर्स्ट, घनभूति सेकंड, अमोघ भूति। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 3 नाम एक जैसे हैं। छत्तेश्वर जो है मुद्रा है, भानु रावण इजीली याद कर सकते हैं। तो विष्णुदेव अग्रराज घनभूति फर्स्ट, घनभूति सेकंड, अमोघ भूति, शिवदत्त, शिव पालित, हरिदत्त, छत्तेश्वर, भानु रावण। तो ये थे शासकों के नाम। अब बात करते हैं कुड़िंदकालीन मुद्राएं। कुड़िंदकालीन मुद्राएं, कुड़िंदकालीन मुद्राएं, कुड़िंदकालीन मुद्राएं। तो कितने प्रकार की मुद्राएं थी? 3 प्रकार की मुद्राएं रही हैं। 3 प्रकार की मुद्राएं रही हैं। कौन कौन सी? तो यहाँ पर आपकी जो 3 प्रकार की मुद्राएं रही हैं वो है कुछ दो, तो ऊपर जो नाम लिखे गए थे उन्हीं से पता चल सकता है कि एक अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा, दूसरी आपकी छत्तेश्वर प्रकार की मुद्रा, और तीसरी आपकी अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा हो जाएगी। तो ये जो साइड की मुद्राएं हैं, यानी कि ऐसे याद कर सकते हैं। यहाँ पर जो पहली इंपॉर्टेंट मुद्रा है वो है अमोघ भूति प्रकार मुद्रा, अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा। दूसरी यहाँ पर छत्तेश्वर प्रकार की मुद्रा, छत्तेश्वर यानी कि जो शासक रहा होगा छत्तेश्वर, उसने अपनी मुद्रा चलाई होंगी वहां पर। तो अपनी जो मुद्राएं थी उन पे क्या नाम था? छत्तेश्वर, उनका नाम रख दिया गया छत्तेश्वर प्रकार की मुद्रा, छत्तेश्वर प्रकार की मुद्रा, छत्तेश्वर। और जब बीच में देख सकते हैं तो बीच में यहाँ पर आपकी थी अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा। तो 3 तरह की मुद्रा रही है कुड़िंदकालीन शासकों की, अमोघ भूति, छत्तेश्वर और बीच में अल्मोड़ा। तो ऐसे याद करने के लिए इजी होगा, अमोघ भूति, छत्तेश्वर, अल्मोड़ा। तो यहाँ पे अमोघ भूति प्रकार की जो मुद्रा रही है उसमें क्या थी? 2 मुद्राएं थी। जो अमोघ भूति था उन्होंने दो मुद्राएं चलाई थी। मुद्राएं बेसिकली गोल गोल सर्कल के रूप में होती है। और यहाँ पर अल्मोड़ा प्रकार की भी एक मुद्रा थी और यहाँ पर भी एक थी। ये 2 मुद्रा कैसी थी? यहाँ पर जो थी CU की थी और यहाँ AG यानी कि, और यहाँ पर जो थी सिर्फ CU की थी, यानी कि यहाँ पे सिर्फ तांबा था। तांबा वाली मुद्रा जो थी वो थी आपकी अल्मोड़ा की थी। और यहाँ पे छत्तेश्वर वाली मुद्राएं जो थी वो भी अल्मोड़ा प्रकार की, छत्तेश्वर प्रकार में ये भी तांबा की ही थी। जबकि अमोघ भूति जो मुद्रा चलाई थी उसमें जो थी तांबा की मुद्रा थी। और यहाँ पर जो थी AG यानी कि ये हो गया आपकी रजत प्रकार की होगी, रजत प्रकार की। तो ये था आपकी रजत यानी कि चांदी की मुद्रा और तांबे की मुद्रा, तांबे की मुद्रा और चांदी की मुद्रा ये चलाई थी। जबकि इन्होंने जो यहाँ पर जो मुद्राएं चली है, छत्तेश्वर प्रकार की मुद्रा थी वो भी तांबे की थी और अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा थी वो भी तांबे की थी। अब इन मुद्राओं में क्या था कि कुछ कुछ लिपि होती है। जैसे हमारी जो हिंदी है, हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। उसी तरह से इन मुद्राओं में भी जो लेख लिखे गए थे उनकी लिपि किस तरह की रही होगी? हिंदी में तो लिखा नहीं गया होगा, हम यहाँ पे हिंदी
में लिख के बता देते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है, जो लिखा गया होगा वो अपनी लिपि में लिखा गया होगा। तो वो जो लिपि थी यहाँ पर जो थी खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि थी, और जबकि यहाँ पर क्या थी, ब्राह्मी और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। तो दो प्रकार की मुद्राएं थी। दो प्रकार की मुद्राएं में यहाँ पे जो लेख लिखे गए थे वो क्या थी, जो लिपि थी इनकी लिपि, वो लिपि जो थी इनकी मुद्राओं पे वो क्या थे, अमोघ भूति मुद्राओं पे थी ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि, और यहाँ पे थी खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी लिपि। तो दो लिपियाँ थी, जबकि यहाँ पे क्या थी लिपि, यहाँ पे लिपि थी ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि में, और यहाँ पे क्या थी, ब्राह्मी लिपि थी, यहाँ पर भी ब्राह्मी लिपि थी, ये भी आपकी ब्राह्मी लिपि थी, ये क्या थी आपकी ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी ये मुद्राएं भी। और यहाँ पर जो थी आपकी ब्राह्मी और खरोष्ठी दोनों थी। तो पूछ सकता है कि अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा किन किन लिपियों में लिखी गई है। तो अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं जो हैं वो ब्राह्मी लिपि में है और खरोष्ठी, यानी कि उनमें जो लेख लिखे गए हैं या तो ब्राह्मी में होंगे या फिर खरोष्ठी लिपि में होंगे। जबकि छत्तीसगढ़ प्रकार की मुद्रा अल्मोड़ा में क्या थी, ब्राह्मी लिपि में ही दोनों लेख लिखे गए हैं। तो उसी तरह से जैसे हमारी क्या होती है, हमारी हिंदी है, हमारी हिंदी में इस तरह से लिखा जाता है। ब्राह्मी में सपोज ऐसे कुछ लिख दिया, उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, जैसे चाइनीज़ में क्या होती है कि इस टाइप का कुछ होता है। तो उसी तरह से क्या होता है कि इनकी अलग अलग लिपियाँ होती है, जिसमें आपकी ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है अल्मोड़ा और छत्तीसगढ़ प्रकार की, जबकि अमोघ भूति जो है ब्राह्मी खरोष्ठी दोनों में है। अब देखते हैं इनके वेट की, यानी कि वेट इनकी ग्रेन की, कि किस किस ग्रेन की थी। तो जो तांबा थी, जो रजत प्रकार की मुद्राएं थी वो थी आपकी, इनका जो वो आ जाता है, वजन आ जाता है, वो आ जाता है 31 ग्रेन से। इनका जो क्वालिटी आती है, वजन नहीं सॉरी, वो 31 ग्रेन से जो थी 38 ग्रेन के बीच में थी। ये जो रजत प्रकार की मुद्रा थी वो 31 से 38 के बीच में थी, जबकि 9.5 ग्रेन से 9.5 ग्रेन से 25.2 ग्रेन तक क्या थी, ये थी आपकी तांबा वाली मुद्रा। जो तो तांबा वाली मुद्रा थी वो 9.5 ग्रेन से 25.2 ग्रेन के बीच में थी, जबकि रजत प्रकार की 31 से 38। तो 31 से 38 रजत वाली है, ये आप 3 से याद कर सकते हैं। रजत वाली क्या है, ये जो 3 वर्ड है, रजत, रजत यानी कि 3। तो 31 से 38 रजत हो गई आपकी। यहाँ तांबे वाली जो हो गई है वो 9.5 से 25.2 ग्रेन की हो गई। यहाँ बात करें तो यहाँ पर जो इनकी जो वो था ग्रेन का, ये जो आपकी अल्मोड़ा प्रकार की थी, इसमें आपका आ जाता है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा में 119 ग्रेन, 119 ग्रेन से यहाँ पर आपका आ जाता है 119 ग्रेन से। एक 119 ग्रेन से 397 ग्रेन। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे आ जाता है 131 ग्रेन से 291, 131 ग्रेन से 291 ग्रेन। चलिए फिर इसे याद करते हैं। जैसे हमारी यहाँ की थी ब्राह्मी लिपि थी, ये भी ब्राह्मी लिपि थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े वर्ड्स हैं, बड़े बड़े नंबरिंग है, बड़े बड़े नंबरिंग हैं, यानी कि 3 का पेयर है, यहाँ पे भी 3 का पेयर है। जबकि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके यहाँ पे 9.5 दी गई है, 25.2 दी गई है, ये कॉपर में दी गई है, और रजत में 3 के पेयर में नाम रजत से याद कर सकते हैं। तो 31 से 38 में क्या आती है, रजत प्रकार की आती है, और यहाँ पर आपके आती है 9.5 से 25.2 ग्रेन की क्या आती है, कॉपर की आती है। यहाँ पे देखेंगे 119 ग्रेन से 397, 119 से 397 अल्मोड़ा वाली है, जबकि छत्तीसगढ़ वाली 131 से 291। सेम ये 91 हो गया, ये 97 हो गया, ये 91 हो गया। तो जो 91 वाला है वो क्या है, छत्तीसगढ़ प्रकार की है, जबकि 97 वाला कौन सा है, अल्मोड़ा प्रकार की है। ये हो गए हमारी मुद्राओं के कुछ
अब देखते हैं इनमें क्या क्या मतलब मुद्राओं में क्या क्या छपा हुआ था। जो ये मुद्राएं थी इनमें अलग अलग चीज़ें थी, मतलब इनमें कुछ डाला था, इसमें कुछ छपा होगा। जैसे हमारी जो 1 रुपये का सिक्का होता है वहाँ क्या होती है, पहले क्या था, अनाज की बालियाँ होती थी, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पर अनाज की बालियाँ होती थी, यहाँ पर ऐसे अनाज की बालियाँ होती थी, यहाँ पर एक लिखा होता था, अशोक की लाट बनी होती थी, नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता था। ये हमारी क्या है, भारत की मुद्रा थी पहले, अब थोड़ी चेंज हो गई है। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ लिखा होगा। जैसे हमारे जो हमारा जो मुद्रा है, जो हमारा सिक्का है, उसमें क्या लिखा है, सत्यमेव जयते लिखा है। उसी तरह से यहाँ पर भी कुछ लिखा होगा और इसमें भी, मुद्रा में भी कुछ लिखा होगा। अब इसमें ये है कि नीचे से कोई इस टाइप से लिख सकता है, कोई घुमा के लिख सकता है, वो अलग अलग इसका डिजाइनिंग होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अमोघभूति प्रकार की मुद्रा। तो इसमें क्या है, इन दोनों मुद्राओं में किसी में भी, मतलब इनमें जो मुद्राओं का जो कॉमन था वो क्या था, जैसे यहाँ पर आपकी 2 हाथ वाली नारी, ऐसे बना देती हूँ, ये 2 हस्त वाली, यानी कि 2 हाथ ऐसे करे हुए, मतलब 2 हाथ उसने खोल रखे थे, और यहाँ पे एक हिरन बनी है, यहाँ पर एक हिरन बनी है, यहाँ पर एक, ये हिरन बनी है, यहाँ पर हिरन बनी है। तो यहाँ पे जो हिरन बनी है वो किसे देख रही है, वो देख रही है इसे, 2 हाथ की नारी को देख रही है, क्या हिरन देख रही है। तो 2 हाथ किए हुए, यानी कि 2 हाथ वाली नारी और उसे देखती हुई हिरन, ये दिखाया गया है अमोघभूति। 2 हाथ वाली नारी को देखते हुए हिरन किस में दिखाया गया है, वो अमोघभूति प्रकार की मुद्रा में दिखाया गया है। 2 हस्त नारी और हिरन को दिखाया गया है अमोघभूति प्रकार की मुद्रा। इसके साथ साथ यहाँ पे बौद्ध वेष्टनी चक्र बनाए गए हैं। जैसे क्या होता है, स्वास्तिक होता है, ऐसे क्या होता है, वेदी होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या दिखाया गया है, बौद्ध वेष्टनी चक्र दिखाया गया है। कुछ बौद्ध वेष्टनी चक्र है, यहाँ पर बौद्ध वेष्टनी चक्र है, बौद्ध वेष्टनी चक्र बनाए हैं। और इसके साथ साथ जो बौद्ध वेष्टनी चक्र है, यहाँ पर एक और चीज़ बनाई गई है। जैसे हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर लेहरदार रेखाएं दिखाई गई हैं। जैसे यहाँ पर लेहरदार रेखाएं दिखाई गई है, यहाँ पर क्या दिखाई गई है, लेहरदार रेखाएं दिखाई गई है। नंदी दिखाई गई है, नंदी। नंदी की प्रतिमा है। तो ये सारी चीजें जो है, बौद्ध वेष्टनी चक्र, बौद्ध वेष्टनी चक्र, हिरन, 2 हस्त नारी, नंदी, लहरदार रेखा, ये किस में दिखाई गई है, अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं में दिखाई गई है। और इन मुद्राओं में जो लेख लिखा गया है, जो यहाँ से और यहाँ से, मतलब दोनों में ही है, तो ये क्या लेख लिखा गया है, ये लिखा गया है कुड़िंद राजस अमोघभूति महाराजस, कुड़िंद राजस, कुड़िंद राजस अमोघभूति महाराजस, तो ये लिखा गया है इन मुद्राओं में। तो कुड़िंद राजस अमोघभूति महाराजस, तो इससे याद रख सकते हैं कि अमोघभूति में, अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं में क्या लिखा गया है, यहाँ पर भी आपका सेम ही लिखा गया है। तो अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं जो हैं उनमें ये लिखा गया है कि कुड़िंद राजस अमोघभूति। अब अमोघभूति प्रकार की, तो अमोघभूति तो आ गई, आगे से क्या लगा दो, कुड़िंद लगा दो, आगे से कुड़िंद राजस, पीछे से क्या है, वो महाराजा है ही, तो महाराजस, तो कुड़िंद राजस अमोघभूति महाराजस, ये हो गई अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं। अब आते हैं अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं थी उनमें क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में क्या था कि यहाँ पर कुबड़ा बेल दिखाया गया है, यहाँ पर आपका क्या था, जो अमोघभूति प्रकार की मुद्रा है उनमें दिखाया गया है मानव की मूर्ति है, वेदी बनाया गया है। वेदी जो है, वेदी की प्रतिमा इस टाइप की होती है, इस टाइप की होती है, यहाँ पर ऐसे बने होते हैं। तो ये वेदी की प्रतिमा है, यानी कि वेदी बनाया गया है, वेदी बनाया गया है। कुबड़ा बेल बनाया गया है, कुबड़ा बेल बनाया गया है, कुबड़ा बेल बनाया गया है। मानव मूर्ति है, मानव
मूर्ति है, मानव मूर्ति है। यहाँ पर क्या है, वेदी बनाया गया है, कुबड़ा बैल बनाया गया है, मानव मूर्ति है। और यहाँ पर एक और चीज़ दिखाई गई है, वो है नाग। नाग यानी कि यहाँ पर स्नेक बनाया गया है, स्नैक बनाया गया, यानी कि यहाँ पर क्या है, नाग है, नाग है। तो ये सारी चीजें किसमें है, अल्मोड़ा, यानी कि वेदी, कुबड़ा बेल, मानव मूर्ति, नाग, ये सारा किसमें है, ये दिखाया गया है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में। ये है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में। तो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा की बात करेंगे तो यहाँ पे वेदी, नाग, कुबड़ा बेल, मानव मूर्ति किसमें, अल्मोड़ा प्रकार की। जबकि अमोघ बुद्धि में क्या था, नंदी था आपका, यहाँ पर क्या था, वेदी बना था, यहाँ पर आपके 2 हाथ वाली नारी थी, और इसे क्या देख रहा था, हिरन देख रहा था। और यहाँ पे क्या थी, जो नदी की लहरें थी, नदी की लहरें थी, नदी की लहरें थी। तो सारी क्या थी, अमोघवती में थी। यहाँ लेख क्या लिखा था, कुड़िंद राजस अमोघवती महराजस। यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पर जो है आपकी जो लेख लिखा गया है वो कुछ अलग लिखा गया है। यहाँ पर आपका लिखा गया है, जैसे मैंने ऊपर कुड़िंद राजस अमोघवती महाराजस, तो अमोघवती शासक का नाम लिखा था। यहाँ पर क्या लिखा है, शिवदत्त, शिवपालित, भगवत महाजन, ये सारा वहाँ पर यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है आपका, मैं यहाँ लिख देती हूँ, शिवदत्त, शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त, ये लिखा है। तो यहाँ पर जो इन मुद्राओं में यहाँ पर लेख लिखा गया है वो लिखा गया है शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त, भगवत सा। अब यहाँ की बात करें तो ये वाली मुद्रा क्या, लिपि क्या थी, ब्राह्मी थी, कॉपर में बनी थी, 131, 291 गिरेन तक की थी। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे नाग दिखाया था, कुबड़ा बैल दिखाया था, मानव की मूर्ति थी और वेदी थी। यहाँ पर क्या था आपका, नंदी थी, नदी बनी हुई थी, यहाँ पर वेदी थी, और यहाँ पर आपकी हिरन थी, और यहाँ पे 2 हाथ की नारी थी। यहाँ पर छत्तीसगढ़ से आप याद कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पे सेव प्रभाव को दिखाया गया है, यानी कि सेव। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है, जो शिव की प्रतिमा दिखाई गई है, शिव की प्रतिमा दिखाई गई है, वो बायां हाथ तो कमर में है, बायां हाथ क्या है, कमर में है, बायां हाथ कमर में है, और एक हाथ में त्रिशूल है, यहाँ पर त्रिशूल है। तो यहाँ पर शिव प्रतिमा है, शिव, जिसमें क्या है, बायां हाथ जो है कमर में है और दाएं हाथ में त्रिशूल है, और बायां हाथ क्या है, कमर में है, और दाएं हाथ त्रिशूल में है, त्रिशूल है, दाएं हाथ में क्या है, त्रिशूल है। और इसके साथ साथ क्या है, यहाँ पर एक मृग, यानी कि हिरण का चित्र भी है, हिरण का चित्र भी है, हिरण का चित्र भी है। यहाँ पर क्या है, हिरण है, हिरण, यानी कि हिरण का चित्र है, हिरण का चित्र है, बायां हाथ कमर में है, और यहाँ पे बायां हाथ और त्रिशूलधारी शिव का चित्र है, और हिरण का चित्र दिखाया गया है। और इसके साथ साथ क्या है, यहाँ पर चैत्य बनाया, चैत्य का चित्र है, चैत्य का चित्र है, चैत्य का चित्र है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ है, यहाँ पर वृक्ष दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो पेड़ दिखाया गया है, पेड़ दिखाया गया है, यानी कि पेड़ दिखाया गया है, वो किसमें दिखाया गया है, वृक्ष। तो ये सारी 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, शिव प्रतिमा, वृक्ष, हिरण और चैती। शिव प्रतिमा, चैती, हिरण और चैती, यहाँ पर भी था थोड़ा। तो यहाँ पर और यहाँ पे भी दिखाया गया है। लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ में याद करेंगे तो शिव की प्रतिमा कॉमन है, वृक्ष कॉमन है, हिरण कॉमन है। हिरण यहाँ पर भी थोड़ा सा दिखाया गया है, लेकिन शिव प्रतिमा, वृक्ष। तो यहाँ पे अगर पूछ सकता है 36 प्रकार की मुद्राओं में, तो शिव प्रतिमा, वृक्ष अगर ये आता है ऑप्शन में दिखता है, बाकी कुछ और मिक्स भी दिख रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि चैती यहाँ पर भी है और हिरण यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हिरण था। तो इसलिए क्या कर सकते हैं कि अगर 36 प्रकार की मुद्राओं की बात करें तो शिव प्रतिमा और वृक्ष, इन चीज़ों को कॉमन देखना। और यहाँ पर आप देखें तो नाग दिखाया गया है और कुबड़ा वेल दिखाया गया है, मानव की मूर्ति दिखाई गई है। तो ये यहाँ पे क्या थी, अल्मोड़ा प्रकार की। और यहाँ पे क्या था कॉमन, यहाँ पे थी आपकी नंदी थी, और यहाँ पे 2 हाथ वाली नारी थी, और यहाँ पर नदी थी। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है, और यहाँ पर भी कॉमन है। तो इन चीज़ों से आप क्या लगा सकते हैं कि क्वेश्चन जैसे आए कि 37 प्रकार की अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा है, तो वहाँ पे देख सकते हैं।
जैसे यहाँ पर लेख लिखे गए थे, वहाँ पर यहाँ पर भी क्या लेख लिखे गए हैं। यहाँ पर जो लेख लिखे गए हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि छत्तेश्वर भगवत छत्तेश्वर महाजन, भगवत छत्तेश्वर महाजन। तो ये भगवत छत्तेश्वर महाजन किस में लिखा है? छत्तेश्वर प्रकार की मुद्राओं में अल्मोड़ा में लिखा गया है। शिवदत्त शिवपालित हरिगत भगत और कुड़िंद राजस अमोघभूति महाराजस अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं में दिखाया गया है। तो ये हो गई हमारी मुद्राएं। अब क्या है कि इन मुद्राओं में ये तो था कि इन मुद्राओं में लिखा गया है, इसके साथ साथ बहुत सारे लेख मिले हैं, बहुत सारे लेख मिले हैं कि जो क्या है इन शासकों से जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पे क्या देखो, आप छत्तेश्वर लिखा है, छत्तेश्वर प्रकार की मुद्रा है और छत्तेश्वर एक शासक थे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लेख लिखे थे। ये भगवत छत्तेश्वर महाजन, महाजन क्या है पीछे से नाम के पीछे लगा हुआ है। तो इसी तरह से बहुत सारे लेख लिखे हुए मिले हैं। वो क्या है, कुड़िंद काल के हैं। तो कुड़िंद काल के कुछ लेख मिले हैं, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, मिटा ही देती हूँ। लेख तो कुंडकालीन जो लेख मिले हैं, मतलब लिखा हुआ था वहां पर, जैसे क्या है भगवत छत्तेश्वर महाजन, छत्तेश्वर जो था शासक था, बीच में पीछे से महाजन लगा दिया। तो इसी तरह से लेख जो मिले हैं वो कौन कौन से मिले हैं? कुड़िंद राजस, फटाफट लिख देते हैं। कुड़िंद राजस महाराजस जस कुड़िंद राजस महाराजस राज बलितिस राज बलितस और आपका आ जाएगा राज कुड़िंदस अमोघ भूतिस, राज कुड़िंदस अमोघ भूतिस शिवदत्त हरिदत्त भगवत ये मिला है भगवत। शिवपालित भगवतो महाजन। तो ये जो लेख हैं वो किस में लिखे हैं? यहाँ पे कुड़िंद मुद्राओं में लिखे मिले हैं कि इस तरह का जो लेख थे वो किस में है, ये कुड़िंद कालीन से रिलेटेड। तो वहाँ पूछ सकता है, तो आप देख सकते हैं। थोड़ी आज की क्लास थोड़ी लेंदी हो गई है, थोड़ी बड़ी हो गई है। आज हमने क्या कर दिया है, कुड़िंद वंश को कंप्लीट कर दिया है और नेक्स्ट जो क्लास होगी वो आगे के वंशों के बारे में वहाँ पे चर्चा की जाएगी। तो हमारी ये जो वीडियो जो हमारी क्लास रही है उसके जो हम नोट्स हैं अपने टेलीग्राम चैनल उत्तराखंड कोर्स में वहाँ पर आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। कल तक ये वाले नोट्स आपको वहाँ पे हमारे दिखाई दे जाएंगे। इसके साथ साथ फिर हम चलेंगे आगे के वंशों की और इसी तरह से रेगुलर क्लासेस अब चलाई जाएगी। तो इसी के साथ फिर आज तक की क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।